Good morning, students. Today I will start the third chapter of history, which is the Delhi Sultans, Delhi ke Sultan. In chapter second, we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे. डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. और इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना. टेक a look at table first. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chaumanas of Ajmer. बारहवीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Delhi Wal, had a wide circulation. इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन परिवार रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था. टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी. द दिल्ली सल्तनत built many cities in the area that we know now as Delhi. जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए. Look at map first and locate Delhi a Kohana
शीरी एंड जहांपना। मानचित्र एक को देखकर दहली कुहना, शीरी और जहांपना को पहचानिए। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली architecture provide a lot of information। हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर, तारीख प्लूरल, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate, Delhi Sultans। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न मेन secretaries, administrators, poets, and curators who both recounted event and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। द सर्किल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्र। फखे मुदब्बिर रॉट इन द 13th century। 13वीं सदी के इतिहासकार फखे मुदब्बिर ने लिखा था, A king cannot survive without soldiers। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता। And soldiers cannot live without salaries। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy। This happens when the king promotes justice and honest governance। वेतन कहाँ से आता था? वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और संपन्न हों, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। Keep the following additional details in mind।
ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। नंबर फर्स्ट, द ऑथर्स ऑफ तारिक लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेज। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। नंबर सेकेंड, दे often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। नंबर थर्ड, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। Their ideas were not shared by everybody। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। The chronicle of the age, Minhaj-e series, recognized that she was more able and qualified than all her brothers। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। नॉर वर द nobles happy at her attempt to rule independently। She was removed from then throne in 1240। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। What Minhaj-e-Siraz thought about रजिया। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है।
He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did the gain from all of her excellent qualities? इसलिए वह पूछता है कि खुदा के रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This is contrast to the queen रुद्रमा देवी. रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. This was in contrast to the Queen Rudrama Devi 1262 to 1289 of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था. रुद्रमा देवी changed her name on her inscription and pretended she was a man. Another queen, Didi Didda, ruled in Kashmir 980 to 1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, and overtly affectionate term given to a loved ruler by her subjects. रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था. कश्मीर की रानी दिद्दा से 1303 तक रही. उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है. जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा. थैंक यू.